हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और सभी परिवार में कुशलता पूर्वक होंगे। और दिवाली आने वाली है और यदि कुछ लोग जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करना सोच रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरा ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं। देखिए, जो डेरिवेटिव मार्केट है या इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं। और यदि वो देख रहे हैं तो अगर उनको पसंद हो तो वो इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो मेरा वीडियो है या जो मैं कंटेंट बनाता हूँ या जो भी डिस्कस करता हूँ वो कि मात्र जो इन्वेस्टर्स है, एक्टिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए है। और जो बढ़िया से वेल्थ क्रिएशन करें उनके लिए। तो मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मेरे कहने से कोई भी स्टॉक बाय और सेल ना करें। मैं किसी प्रकार का कोई टिप्स या स्टॉक को रिकमेंड करना नहीं करता हूँ। और मेरा निवेदन ये भी है कि आप किसी और दूसरे के कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा बहुत हार्ड एंड मनी होता है। और जो इसमें आपकी जो फैमिली है उसके बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। अगर आपने वो पैसा कहीं लगा दिया और लॉस हो गया तो आपकी फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो बड़ी सावधानी, डेरिवेटिव सॉरी स्टॉक जो मार्केट होता है, इक्विटी जो होती है बड़ा रिस्की होती है और रिवार्ड भी बहुत करती है। और हालांकि इसमें भी प्रीमियम पे काम होता है, क्योंकि जो स्टॉक का जो फेस वैल्यू होता है और उसके ऊपर जो भी प्राइस होता है वो प्रीमियम प्राइस होता है। और तो लेकिन इसके प्रीमियम में और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रीमियम उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर है, तो ये समझना चाहिए। तो हम केवल स्टॉक्स की जो इक्विटीज है उसका एक बात करते हैं। मेन तो काम जो हमारा है इक्विटी रिसर्च का है। और इक्विटी रिसर्च पे मैं काम करता हूँ, कौन कौन सी कंपनियां बढ़िया है और किस प्रकार की चीजें रखनी चाहिए। मेरे वीडियो आप देखेंगे तो उनमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू मैनेज ऑन पोर्टफोलियो। आप अपने जो पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। देखिए, एक चीज और बताएं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टॉक अगर आपके डीमैट अकाउंट में है और पोर्टफोलियो में, तो उनका एक बार चेक कर लीजिए कि वो स्टॉक अगर लंबे समय तक रखने के लायक है या नहीं। क्योंकि कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं नहीं कहता, पूरी रिसर्च कहती है। NISM के जो एग्जाम होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह है, वो भी कहते हैं इस बात को। और अब बहुत सारे लोगों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको चीजें मिलेंगी बढ़िया जो रिसर्च कहती है। और देखिए, दुनिया में एक चीज देख लें आप कि जब तक कोई बिजनेस आपको समझ नहीं आता, भाई जिसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, बिजनेस मॉडल समझ नहीं पाते, तो उसमें आप कैसे ट्रेड करोगे या उसके साथ कैसे निवेश करोगे या उसके साथ कैसे बिजनेस करोगे। पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछिए। तो हमेशा हमेशा उस स्टॉक या उस कंपनी को हमें होल्ड करना चाहिए, उसका स्टॉक बाय करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट आपको समझ आता है। और चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो अलग बात हो सकती है कि कुछ प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आते, आपको समझ आते हैं, तो ये अलग अलग चीज है। तो आपको वो पहले तो प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, उस प्रोडक्ट को जानते हैं, उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ जाता है तो ये पहली शर्त होती है कि किसी स्टॉक को आप अपने डीमेट अकाउंट पर रखने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो उसका बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो आप प्रोडक्ट को समझते हो, बढ़िया। दूसरा, उसका बिजनेस मॉडल समझ लें कि जो बिजनेस है वो किस प्रकार से काम करता है और कौन कौन से इसका एरिया है, कौन इसके कस्टमर है, जोग्राफिकल एरिया क्या है, कंट्री किस प्रकार का है, सोसाइटी किस प्रकार की है, इसके कस्टमर कौन है। जब ये चीजें पता चल जाती है तो आपको एक क्लियर विजन हो जाता है कि स्टॉक में बाई करने पे इसमें आगे चीजें हो सकती है। तो जब ये चीजें आपको पता चल गई तो आपको दूसरी बात क्या करनी है। दूसरी बात करना है तो आपको कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना है। कोई कंपनी, देखो दुनिया में एक चीज, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो किसी दूसरे का, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं होगी तो वो बिजनेस पैसा कैसे बना पाते। आप ये अपने आप से सवाल पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ट चार्ट तो हमें बताता ही नहीं। तो जब कोई बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होगा, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा होगा, उसका जो वर्किंग जो है, मतलब उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल्स ज्यादा, तो कहने का मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ उस कंपनी का मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब इसमें हम कंपैरिजन क्या करते हैं, जो पीयर ग्रुप्स होते हैं। पीयर ग्रुप्स का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी और उसके साथ में कंपनी काम करने वाली है। जैसे हम बात करें टाइमस ग्रुप की, बात करें टाइमस ग्रुप की, अगर बात करें तो इथॉस एक कंपनी, इथॉस भी घड़ी बनाती है और बहुत सारी चीजें बनाती है। तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो देखिए, टाइमस ग्रुप का जो अभी तक एथॉस जो था, एथॉस, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा था, टाइमेक्स का कम था। अब जो Q1 FY26 में आप देखेंगे कि टाइमेक्स ग्रुप का जो है वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ गया और इथॉस का जो ग्रोथ था वो कम हो गया। तो आप इन दोनों स्टॉकों को देखेंगे तो टाइमस का जो स्टॉक है वो जब से उसका Q1 का रिजल्ट आया उससे कम से कम मतलब मैक्सिमम बढ़ चुका है। तो क्यों बढ़ चुका है, इसके पीछे कारण ये है
कि जब किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा जहां लो इन्वेस्ट मतलब ग्रोथ होती है वहां से निकाल के कहाँ लगाते हैं, जिसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होता है उसमें पैसा निवेश करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो पीयर ग्रुप से हमेशा आपके स्टॉक की, आपकी कंपनी की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, तभी लोग उसमें पैसा लगाएंगे, तब वो स्टॉक ऊपर चलेगा। ये बात तो आपको समझना चाहिए। तो इस पैरामीटर पे अपने पोर्टफोलियो को चेक कर लीजिए एक बार, मतलब जो भी स्टॉक आपके पास है क्या वो उसमें खरा उतरता है नहीं उतरता। और ये सारी चीजें आपको जो स्क्रीनर है कंपनी का, जो कंपनी बैलेंस शीट वगैरह आता है, पीयर ग्रुप्स आते हैं, सारी चीजें उसमें मिलती है ऑनलाइन, कोई कहीं जाने के लिए सीधी बात है। तो आप सीधा स्क्रीनर में डालिए, स्क्रीन में कंपनी डालिए, कंपनी का नाम डालेंगे, बस सारी चीजें क्लिक किया जाएगी, पूरी कंपनी का उसमें मेन तो जो पीपीटी होता है, कॉन कॉल होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। और Q2 FY26 के रिजल्ट आने वाले हैं तो उस पर नया अपडेट डेटा आ जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि जब नया डेटा आ जाता है तो पुराना डेटा नल एंड वाइड हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। कि स्टॉक जो है हमेशा, कोई स्टॉक है, कंपनी है, और फॉरवर्ड लुकिंग इंजन होता है, वो बैक साइड का, पीछे का, हिस्ट्री का नहीं सोचता, आगे क्या होने वाला उसकी बात करता है। जो पिछला रिजल्ट है वो सब लन एंड वाइड हो जाता है, उसके आधार पे स्टॉक रिएक्शन नहीं करेगा, एक्शन करेगा जो आने वाली चीजें है मैनेजमेंट ने कही है तो उसके बारे में बताता है। तो पेस ऑफ सेल को आपको समझ आना चाहिए। दूसरी बात आती है जो मार्जिन होते हैं, जैसे पैट की ग्रोथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है किसी कंपनी का, उसमें सारी चीजें, पैट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारी टैक्स लाइबिलिटी घटा दी जाती है, उसके बाद वो बचता है। अगर किसी कंपनी का पैट आ रहा है, पैट ग्रोथ बढ़िया है, तो वो स्टॉक बहुत बढ़िया है, वो कंपनी बहुत बढ़िया है। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यदि पैट ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, तो हमेशा आपको किस प्रकार के स्टॉक ढूंढने, जिस कोई भी कंपनी है उसकी जो ग्रोथ है, मतलब जो पेस ऑफ सेल ग्रोथ है उससे पैट ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। जब पैट ग्रोथ ज्यादा होता है तो होता क्या है, होता यह है कि वो कंपनी या वो स्टॉक बहुत तेजी के साथ पैसा बनाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जब किसी कंपनी का पैट ग्रोथ ज्यादा होता है, या पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होता है, तो उस कंपनी को क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। जब उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मतलब उसका जो फंडामेंटल चीजें वही है और उसी पे उसने मैक्सिमम प्रोडक्शन किया और मैक्सिमम सेल किया, तो जब मैक्सिमम प्रोडक्शन किया, मैक्सिमम सेल की, मतलब बाकी जो बात करें फिक्स कैपिटल की बात करें, तो वो मतलब वो एज इट इज ही है, तो उस पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट आया। तो पेट मार्जिन क्या क्या हुआ, जो पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ है और पेट मार्जिन, इसमें दोनों में क्या हुआ, गैप पैदा हो गया। गैप का मतलब हो गया कि पीस ऑफ सेल्स ग्रोथ है और उससे ज्यादा है पेट ग्रोथ उस कंपनी की। तो इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं वो मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं, मतलब वो कंपनियां मल्टीबैगर हो जाती है उनकी प्राइस। और आप देखेंगे, मैं नहीं कह रहा, आप टेस्ट करिए, जैसे आप फोर्स मोटर की बात करें, हालांकि अभी स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन 2000 के बाद देखिए वो स्टॉक 20 गुना हो गया। जैसे हम जीना सिको हॉस्पिटल के देखें, उसका पेट ग्रोथ हमेशा सेल्स ग्रोथ से ज्यादा आता है, उस स्टॉक को देखिए, और तो ये स्टॉक मल्टीबैगर हो रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए कि पेट ग्रोथ उसका है, मतलब ज्यादा है, तो वो कंपनी बढ़िया। अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो भी पैसा, मतलब कंपनी का इक्विटी है, उस इक्विटी पे मैनेजमेंट कितना पैसा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। अब अगर उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम जनरेट हो रहा है, तो वो कंपनी और ज्यादा पैसा बना के देगी, मतलब वो स्टॉक वेल्थ क्रिएशन करेगा और मल्टीपल टाइम करेगा, मतलब 2x 3x और 5x, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और तो मैं आपको बता दूं, ये चीज मैं अच्छी बता रहा हूँ, कुछ चीजें खराब भी होंगी जो मैं बाद में बताऊंगा आपको डिस्कस, जैसे कि आपको समझ में। तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। अगर बाय द वे नेगेटिव हो तो उस स्टॉक को दूर रहना उससे, क्योंकि जब किसी स्टॉक का, किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब उसका, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अभी Q1 FY26 के रिजल्ट है और किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मान लो चलो 20%, अब मान के चलिए अब Q2 है और Q2 FY26 में उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25% हो जाता है, मतलब 5% बढ़ जाता है, तो दैट इज द गुड साइन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है बेटर है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन है पॉजिटिव है। अगर किसी स्टॉक का, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव आ जाए, मतलब 20% से अगर 18% हो जाता है, 15% हो, तो दैट इज द बैड साइन, क्योंकि वो जो पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर का, उसको पैसा बना के नहीं दे रहा, जो कंपनी का मेन एसेट्स है। इक्विटी क्या होता है, कंपनी का मेन एसेट्स होता है, और उस पर भी पैसा बना के नहीं दे रहा, क्योंकि पूरी कंपनी का जो बेस है वो किस पे टिका हुआ है, इक्विटी पे टिका हुआ है। बाकी अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो उसमें अगर हम बात करें उसमें डेट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, डेट। अगर कंपनी ने किसी से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का पैसा उठा लिया,
तो उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो आ जाती है, जो उधार लेते हैं बोरिंग, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप देते हैं उस पर तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। हालांकि आर आरओ जो हम बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें, वो भी एक पैरामीटर है, लेकिन सबसे मेन पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो पैरामीटर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी का पूरा बेस ही उसी पर टिका हुआ है। अगर उसका पॉजिटिव नहीं रहेगा, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी का पॉजिटिव नहीं होगा, तो वो स्टॉक आगे चल के पैसा नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें बोरोइंग की बात करें, डेट की बात करें, तो भाई कोई भी कंपनी है या क्यूआईपी करते हैं या कोई भी करे कंपनी, तो वो दैट द वो डिपेंड किस पे करता है, लोन उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल पे डिपेंड करती है, इक्विटी पे डिपेंड करती है। जब इक्विटी का वैल्यू अच्छा नहीं होगा, इक्विटी का रिटर्न अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी बेक हो या पब्लिक हो, अगर आप कोई चीज लेके आएंगे प्रोडक्ट में अगर कैपिटल के लिए, तो क्या लोग उसमें लगाएंगे पैसा? नहीं देंगे ना। तो कहने का मतलब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। तो ये बात होगी। चौथी चीज होती है कि जो कंपनी है वो कैपेक्स कर रही है नहीं कर रही है। देखिए कोई भी कंपनी अगर वो कैपेक्स नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या, वो उसके पास कैश पड़ा हुआ है और वो कैसे क्या है, डिविडेंड दे रही है लोगों को। और डिविडेंड का मैं डिविडेंड का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको समझना। जो कंपनियां डिविडेंड देती है वो भविष्य में ग्रोथ नहीं करती, उनकी ग्रोथ यह कॉन्स्टेंट हो जाती है। वो उसी दर से वो करती क्या, जो इन्वेस्टर है उनको अट्रैक्ट करती है, और जो उनके पास पैसा होता है, कोई विजन नहीं होता, वो निवेश नहीं करते। तो जब निवेश नहीं करेंगे तो बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा, जो मार्केट में शेयर है आपका वो कम हो जाएगा या कॉन्स्टेंट फिक्स हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी जो मल्टीबैगर कंपनी, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे मतलब जैसे एशियन पेंट्स हो गया आपका, एचडीएफसी बैंक हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होगी, जैसे हम कहते हैं लार्ज कैप होगी। तो लार्ज कैप में क्या होती है, लार्ज कैप में यही प्रॉब्लम होती है कि लार्ज कैप जो है पैसा बना के नहीं देते, डिविडेंड ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो कंपनी और कितनी बड़ी हो सकती है। तो छोटी जो कंपनियां होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो ये बनाते हैं, इस पे अलग मैटर की बात है, तो हम इस पे अलग से बात करेंगे। तो मेरा कहने वाला, अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है, चाहे वो कैपेक्स डेट लेके कर रही है या अपने जो बिजनेस है, मतलब जो उसका रिजर्व है उसको अगर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है, तो भी सो फॉरवर्ड है वो। तो अगर वो कैपिटल में अपना जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो डिविडेंड ना दे करके क्या कर रही है, उसको इक्विटी में कन्वर्ट करती है, तो दैट इज द गुड साइन। तो ये बेटर है। और यदि मान चलिए वो भी कम पड़ता है, वो डेट लेके वो नया प्लांट लगाती है, सेटअप करती है, तो वो भी बढ़िया है। अगर क्यूआईपी करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, तब भी बढ़िया है। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है, अपना बिजनेस का विस्तार कर रही है, तो वो कंपनी दैट इज द गुड, बढ़िया। और जो अगली बात करें तो वो आता है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस। मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर पॉजिटिव है, मैनेजमेंट दाएं बाएं की बात नहीं करता है, क्योंकि देखिए हम बाहर बैठे, आप बाहर बैठे, तो कंपनी को कौन चला रहा है, बिजनेस को कौन चला रहा है, बिजनेस चला रहा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेटेड मैनेजर होना चाहिए मैनेजमेंट, उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो एक्सपीरियंस है बिजनेस का वो लंबा होना चाहिए। ये तो एक बेसिक चीज हो गई। और उनका बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए। और तीसरी बात आ जाती है, जो चौथी बात है, वो है कि वर्किंग, जो काम करने का फोकस है वो किस प्रकार का। तो ऐसे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक स्टॉक है, आपने सुना होगा कृषिवाल फूड। कृषिवाल की अगर फूड की बात करें, उतना मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग है, इसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने, इनका टारगेट है कि जब तक हम इंडिया की एफएम, मतलब जो कृषिवाल फूड को, मतलब इंडिया की बेस्ट एफएमसीजी कंपनी बनाना उनका लक्ष्य है। तो ये होता है गाइडेंस, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है। वो जब बात करते हैं तो उनकी बातों से कोई नेगेटिव चीज नहीं आती, वो सोचते बाकी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार का अगर मैनेजमेंट है, तो देखिए उन्होंने टारगेट है क्या, उनके कृषिवाल फूड को एक ऐसी कंपनी थी जो एमएसएमई थी, एमएसएमई से किसमें आई, एनएससी और बीएससी में आ गई वो कंपनी। और आप देखेंगे Q1 FY26 के जब से रिजल्ट आया उस कंपनी ने, देखिए उसकी परफॉर्मेंस देखिए, उसका स्टॉक ऊपर लगाता जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़िया, आपकी सबसे बहुत बढ़िया। तो आप इन चीजों को देखिए, जब आप किसी स्टॉक को इन पैरामीटर्स पे उतार लेते हैं, तब आप देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंपनी को बहुत सारे, मैं तो देखिए किसी स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन, लेकिन अगर किसी में निवेश करना है तो एक स्टॉक ट्राई करके देखो और फिर उसको ट्रैक करो इस प्रकार से। अगर एक स्टॉक को आप बाई करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, उसमें ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से करना, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। तो ये एक बेस होता है। अगर ये इन पैरामीटर्स पे अगर कोई कंपनी बढ़िया उतर रही है, तो वो कंपनी आगे भविष्य में और ग्रोथ कर सकती है, बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। वो अलग बात है, कभी कभी देखिए अगर बिजनेस सही है, स्टॉक सही है, बाकी उसके फंडामेंटल जो जो चीज मैंने बताई, अगर ये 5 चीजें सही है। एक चीज और होती है बिजनेस टर्न, तो टर्न ऑन बिजनेस की हम इसमें बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो लॉस मेकिंग कंपनी है जो प्रॉफिट में आती है। अगर आपको उसको कोई चीज देखना हो तो मेरा एक वीडियो है, अलग से बहुत सारे वीडियो है, उसमें देखना। तो
ये जब 5 चीजें आप इस पर ट्रैक कर लेते हैं तो वो कंपनी आप उस पर पैरामीटर पर चेक कर लीजिए। अगर वो कंपनी बढ़िया है फिर आप आगे की जर्नी उनके साथ शुरू करें। तो पहली बात हो गई हाई ग्रोथ। अब कभी कभी क्या होता है, पी जो प्राइस रेशियो होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, उस पर भी काफी लोगों का मतभेद होता है। मतभेद क्या होता है कि लोगों का मानना है कि जब किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाए तो ओवर वैल्यूड हो जाए तो उस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे, चाहे आपका जो हम बात करें बेंजामिन हो या आप वॉरेन बफेट की बात करें और भी एक्सपर्ट, मैं एक चीज बता दूं, हमेशा जो जो होता है कहना मतलब जो हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, अगर किसी कंपनी की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई है अपने पीयर ग्रुप में उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे हाई है, जैसे जीना शिको हॉस्पिटल, तो जीना शिको हॉस्पिटल का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि उसमें देखिए मैक्स हॉस्पिटल हो गया और भी कई हॉस्पिटल है, तो जीना शिको का सबसे ज्यादा है। अगर मान चलो उसका पी ज्यादा तो यहाँ जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि और दूसरा उसका फंडामेंटल जो बेस है स्ट्रांग है, उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आगे चल के क्या करेगा, हाई ग्रोथ करेगा, उस प्रकार का फाउंडेशन उसका फ्यूचर है। अब देखिए हम जीना शिको हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वो आचार्य मनीष चलाते हैं और देखिए आयुर्वेदिक बेस उनका हॉस्पिटल है, तो आयुर्वेद का भारत में भविष्य कैसा है, बहुत ज्यादा बढ़िया। बाबा रामदेव को देख लो, बाबा रामदेव की कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंची, और जीना शिको उन्होंने एक हॉस्पिटल शुरू किया है, तो वो इस प्रकार का अलग मेडिकल का सिस्टम है आयुर्वेदिक। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंश्योरेंस कंपनियां वो भी इसको मतलब रिकॉग्नाइज कर रही है और वो भी उनको शामिल कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब अगर किसी कंपनी का पी ज्यादा है along with the pace of sales growth in the peer groups, तो जब किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रुप पीयर ग्रुप में ज्यादा होगा और यदि उसका पी रेशियो अगर ज्यादा भी है तब वो स्टॉक पैसा बना के देगा। दूसरी एक चीज और बता दूं, हमें क्या करना चाहिए, पीओ रेशियो जो वो उसमें जो पास्ट का जो ईपीएस होता है उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है तो उसको अगर जो गेस्टिमेटेड हमारा जो पैट होता है उस पर फोकस करना चाहिए, ईपीएस पे उस पर फोकस करना चाहिए, कंपनी किस प्रकार की ग्रोथ करेंगे। जब हम आने वाले भविष्य, जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू होती है किसी कंपनी की, इंट्रेंसिक वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आने वाले समय की होती है, उसका फ्यूचर ग्रोथ पे होती है। जब फ्यूचर ग्रोथ पे हम अगर किसी पी को वैल्यू करेंगे तो उसका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कम हो जाता है और स्टॉक महंगा नहीं लगता। तो अगर कभी आपको लगता है कि कोई स्टॉक का पीयू ज्यादा है, पीई ज्यादा है, पर मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, तो उसका आप देखिए उसका पीयर ग्रुप में अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है तो उस कंपनी में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात समझ लीजिए, वो बहुत ज्यादा पैसा बनाती है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और लेकिन एक चीज बता दूं, चिंता की बात तो होती है कि कोई भी कंपनी लंबे समय तक पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को नहीं रख सकती, मेंटेन नहीं रख सकती, तो करना क्या चाहिए, देखिए जो इन्वेस्टर है उसको चिंता तो होती है। अब एक चीज बताइए, वो भी तो सावधानियां, अगर किसी स्टॉक को लेके आप बैठ जाते तो 6 साल के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी लापरवाही है। तो कहने का मतलब अगर कोई स्टॉक इस प्रकार के आपने कंप्लीट मतलब खरीद रखा है और हमने पोर्टफोलियो में रख रखा है, इसका पी ज्यादा और पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी ज्यादा है, तो इसमें आप देखेंगे कि हाई पी के साथ आप हैं, राइट, लेकिन उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है और आगे को जो फाउंडेशन है उसका डेवलपमेंट का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने स्टेप ले लिया, बात सही है, लेकिन चिंता की बात नहीं, तो करें क्या। यहाँ से बात स्टार्ट होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग। क्या होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग। देखिए कोई भी बिजनेस हो, जैसे मान चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप जिस चीज की केयर करना छोड़ दिए वो खत्म हो जाती है, जिस चीज की आप केयर करना खत्म कर देंगे, जिस पर ध्यान देना खत्म कर देंगे वो खत्म हो जाएगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल समझा आपकी हेल्थ, यदि आपने अपनी हेल्थ पे काम करना बंद कर दिया, कहने का मतलब आप अपनी हेल्थ की ध्यान नहीं देते, ना खाने का, ना सोने का, ना फिजिकल एक्टिविटी का, तो क्या होगा, आप देखना एक समय बाद आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और आपको बीमारियां घेर लेंगी। जब बीमारियां घेर लेंगे तो जितना भी कितना भी पैसा होगा आपके पास सारा डॉक्टर ले लेंगे और फिर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। जैसे राकेश झुंझुनवाला को ले लो, राकेश झुंझुनवाला साहब, उनका जो ब्रेन था कितना स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने कितने मतलब जर्नी शुरू करी और कितना मोटा पैसा बनाया सोसाइटी को और अपना एक नाम स्टेब्लिश नहीं, लेकिन जब वो एक बहुत अर्ली एज में चले गए, यदि वो फिजिकली फिट होते, उन्होंने अपने सेहत पे ध्यान दिया होता, तो क्या वो आज हमारे और आपके बीच में होते। और ऐसे कितने हमारे जो वॉरेन बफेट साहब वहां पैदा हुए हैं, ऐसे मैं तो उनको वॉरेन बफेट ही मानता हूँ, लेकिन वॉरेन बफेट आज भी एक्टिव है, क्यों नहीं, वो बंदा अपने जो इन्वेस्टिंग है उस पर एक्टिव इन्वेस्टिंग करता है, उस पर ध्यान देता है, पूरा कंसंट्रेशन देता है और अपनी सेहत और हेल्थ पर भी ध्यान देता है, क्योंकि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड जो लाइफ है आपकी उसका एक जर्नी है। अगर पैसा है लाइफ नहीं है तब भी बेकार है, और लाइफ है पैसा नहीं है तब भी लाइफ बेकार है, तो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब जिसका
जिस पे आपने ध्यान देना कम कर दिया, वो चीज खत्म हो जाती है। चाहे आपकी सेहत हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे आपके बच्चे हो, यदि हमने बच्चों को ध्यान नहीं दिया तो बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते। तो दुनिया की कोई भी चीज हो जिसकी केयर आप नहीं करेंगे, वो आपकी केयर नहीं करेगा। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने सारे पैरामीटर लेके और हाई ग्रोथ, और आप जानते हैं कि जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत वोलेटाइल होता है। आपको पता है कि किसी स्टॉक का, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, किसी स्टॉक की बात करें, कोई भी स्टॉक जिसकी फेस वैल्यू फर्स्ट टाइम अगर लिस्ट होता है तो उसकी 10 रुपए होती है, और मार्केट में उसका प्राइस क्या होता है। जैसे मान चलो आईपीओ की बात करें, आईपीओ की अगर बात करें, अभी एलजी को आईपीओ आया, उसका फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए, राइट। अब उसका मार्केट में प्राइस कितना, 600-700, 750 रुपए के समथिंग मला आया। यदि मान चलो 1000 पर लिस्ट होता है तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो तो 10 रुपए है, और अगर हम वो मान चलो आईपीओ में भी पैसा लगाया हमने 700 रुपए एग्जाम्पल, तो 690 रुपए तो उसको प्रीमियम है, तो भी तो हम रिस्क ले रहे हैं। तो 690 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, 10 रुपए का उस स्टॉक का वैल्यू, तो हम पहले ही उस पर इतना प्रीमियम दे रहे हैं, तो पहले ही हमने खरीद रखा है। तो कहने का मतलब कोई चीज अगर महंगी है तो महंगी चीज हमेशा बढ़िया होती है, उसी तो खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ सावधानी बरतेंगे, तो वो उसे कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में खरीद रखा है, और इक्विटी है, इक्विटी में रिस्क होता है और रिवार्ड भी बहुत तगड़ा होता है। स्टॉक बहुत जल्दी से नीचे आते हैं और बहुत जल्दी चीज। और एक चीज और बता दो, यदि आप इस प्रकार की चीजें निवेश करते हैं तो आपको जो वॉलेटिलिटी है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी होती है, और उस वॉलेटिलिटी को झेलने की आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपकी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए, आपका जो हार्ट बीट है दिल का वो ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप इक्विटी मार्केट में तो आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, हम कहाँ से निकाल लेते हैं, बीटा से निकाल लेते हैं, बीटा से पता चलता है, बीटा आप देख सकते हो उसको। तो हमेशा अगर किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं तब भी तो पैसा बना के नहीं, तो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। तो मेरा कहने वाला कि हाई पी पे और हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पे पीयर ग्रुप में स्टॉक को बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं होती, आप उस पर ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके सावधानी बरतनी चाहिए, कौशल रखना चाहिए। क्या कौशल रखना चाहिए मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आपको उस अपने एक्टिव इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरा कहने वाला, हर कंपनी हर 3 महीने बाद अपना बिजनेस अपडेट जारी करती है, तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में, अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं या जो भी सिक्योरिटी है, उसका बिजनेस अपडेट आपको चेक करते रहना चाहिए कि उस कंपनी में क्या होने वाला है। जैसे अगर बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें, अभी उनका Q2 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अभी एक न्यूज आई है कि उनको 2 साल के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब इससे ये बताइए, जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा, नया जो पुराना है उसमें कितनी ग्रोथ आ जाएगी बताइए, पुराने में कितनी ग्रोथ आ जाएगी अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और यदि कंपनी दूसरी खोल भी लेते हैं तो उसमें टाइम लगेगा ना एस्टेब्लिश होने में। अगर किसी पीआर ग्रुप में उसकी सब्सिडरी बना लेता है तो उसमें टाइम लगेगा। तो अगर जो इन्वेस्टर उसमें फंस गए तो क्या करेंगे, कोई एक ही तरीका, उस स्टॉक को सीधा बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। और भी तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनियां जो बढ़िया करें, तो हमें खराब बिजनेस के साथ क्यों रहना। अगर मान चलो वो बहुत बढ़िया था, 20% 25% से ग्रोथ कर रहा था बीएलएस सेंटर में, बढ़िया, दैट इज द गुड साइन। बट उसमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया, एक गवर्नेंस इशू हो गया, उसको 2 साल के लिए डिबार कर दिया गया, 2 साल तक उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, उससे बाहर निकला, अपनी पूंजी को बचा लेना चाहिए। तो यदि मान के चलिए आप अगर नहीं निकालते तो क्या होगा, और स्टॉक नीचे जा सकता है और नुकसान हो सकता है, और 2 साल तक बैठे रहिए, फिर उसकी रिकवरी होगी तब जाके आपका पैसा मिलेगा। तो ये नहीं करना होता। मेरा कहने का मतलब, अगर आप, तो ये सारी चीजें, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग आपको शुरू करनी पड़ती है। कहने का मतलब, बिजनेस आपको अपडेट देखते रहना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर उसका रिजल्ट और मैनेजमेंट का गाइडेंस आपको देखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बिजनेस अपडेट मिलता है, 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। नंबर, जब भी आप किसी कंपनी के स्क्रीनर में जाएंगे, जब स्क्रीनर में जाएंगे तो क्या होगा कि वहां आपको कॉन कॉल भी मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगा। स्क्रीन में जाइए, कंपनी का नाम टाइप करिए, और वहां आपको कंपनी का नाम टाइप करेंगे तो राइट हैंड में पीपीटी और कॉन कॉल आता है, और लेफ्ट में क्या होता है, उसका बिजनेस अपडेट आते रहते हैं, जो भी नई चीज होगी तो वहां देखिए और डाटा पढ़िए। तो यदि आप ये करते हैं, जब एक्टिव इन्वेस्टिंग शुरू करते थे, बिजनेस अपडेट आप उसको देखना शुरू करते थे, हर 3 महीने, 1 महीने में, सप्ते में जरूर देखना चाहिए। और यही काम कौन करता है, जो म्यूचुअल फंड में जो लोग लगाते हैं पैसे, उनका जो फंड मैनेजर होता है, जिसे एएमसी कहते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो भी तो यही करती है, रिसर्च करती है। तो आप अगर रिटेल इन्वेस्टर तो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें, उसमें कौन से स्टॉक को अंदर रखें, कौन से को बाहर निकालें। अब मैं आपको बता दूं, अगर मान चलो कोई स्टॉक है, जैसे आपके स्टॉक, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो बीएसएल
BSL इंटरनेशनल स्टॉक है आज में। तो क्या करना है, तो भाई कंपनी के साथ प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के स्टॉक को सेल कर दिए, मतलब उसको निकाल दीजिए। अब बात आती है कि पैसे जो आता है करें क्या उसको, तो जो जो मैंने पैरामीटर बताए हैं, जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करिए। अगर कोई आपने एक वॉच लिस्ट रखी अलग से अपने डीमैट अकाउंट में, पोर्टफोलियो में एक वॉच लिस्ट भी रख लीजिए, जिसमें कोई स्टॉक अगर बाहर करना है, किसी को बाहर करना है तो किसी को अंदर तो करना पड़ेगा। तो जो स्टॉक बढ़िया होगा उसे तो अंदर करेंगे, जो सारे पैरामीटर पर निकल रहा है, जो पेस ऑफ सेल ग्रोथ उसका ज्यादा है, उसका पेट ग्रोथ ज्यादा है, उसका ROE ज्यादा है, उसका कैपेक्स करने का ज्यादा है, उसका मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव है, तो उस स्टॉक एक वॉच लिस्ट बना के रख लीजिए। एक चीज और कर लीजिए, अगर कोई स्टॉक बढ़िया कंपनी आपको पैसे दे तो क्या करेंगे, अब वो हम उसको ट्रैक नहीं करेंगे, तो बिजनेस को ट्रैक तो करते रहना चाहिए। तो एक स्टॉक खरीद कर रख लो अपने उसमें, तो जितने बढ़िया स्टॉक्स हैं उनका एक एक स्टॉक बाय कर लो, फिर उनको ट्रैक करिए। जो बढ़िया करने लगे उसमें आप जो स्टॉक बढ़िया करे उसे अपने डीमेट पोर्टफोलियो में अंदर लाइए, और जो आपके पोर्टफोलियो में क्वार्टर टू क्वार्टर किसी का रिजल्ट खराब हो गया या कोई उसमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया, जैसे एक स्टॉक होता है KRBL का बहुत बढ़िया स्टॉक था जिसका अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते हैं। तो आप देखिए उसके मैनेजमेंट में एक इशू हो गया, क्या हो गया, वहां के जो अनिल कुमार चौधरी साहब थे उसके चेयरमैन निदेशक महोदय, उन्होंने कहा कि कंपनी में गवर्निंग इशू है जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया वो क्या हुआ, स्टॉक गिर गया 10% नीचे खुला और नीचे आ गया। अभी फ्राइडे को स्टॉक 6% 7% पड़ा है। तो हो सकता है कंपनी में कोई बढ़िया चीजें आई, अगर जो इन्वेस्टर उस समय फंसे रहते वो उसमें, तो अगर कंपनी में अगर कॉस्ट बढ़िया हो जाती है वो बढ़िया चीज, तो फिर से बाय करने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। तो कहने का मतलब आपको ये काम चर्निंग करनी पड़ेगी, कहने का मतलब चर्निंग करना बहुत जरूरी है। कोई स्टॉक का रिजल्ट खराब होता है, मैनेजमेंट में इशू आता है, उसका क्वार्टर का रिजल्ट खराब हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम आती है, उसे अपने डीमेट अकाउंट से पोर्टफोलियो से कट करिए, बाहर निकालिए और उसकी कैपिटल अपने अंदर लीजिए। और जो बढ़िया स्टॉक है, जो आपने एक स्टॉक एक खरीद रखा है वो उसे ट्रैक कर रहे हैं और वो बढ़िया से काम कर रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसका रेट बढ़िया आने वाला है, तो आप उसको अंदर कर लीजिए। तो ये आपको चर्निंग करते रहना है, तभी आपका जाके वेल्थ क्रिएशन होगा। और यदि आप मुंह में पड़ जाते हैं कि BLS सेंटर ने बहुत पैसा बना के दिया और मैं तो इसी के साथ रहूंगा, ये तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, बिजनेस खराब हो चुका है, उसका प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो आप क्या करेंगे, तो ये करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन नहीं होगा और आप अल्फा जनरेट नहीं कर सकते। और हमें करना क्या है कि अल्फा जनरेट करना है। अल्फा जनरेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिटर्न लेना, वेल्थ क्रिएशन करना। तो पोर्टफोलियो जो मैनेज है हमें अपने आप से करना आना चाहिए। जो खराब स्टॉक है, जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है, जो भी इनमें कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का इशू है, जो मैं चीजें बताई, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है उस स्टॉक से बाहर निकल जाए। हाँ, अगर कोई स्टॉक बहुत बढ़िया है, अगर कोई उसमें कोई इशू आ जाता है, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम आ जाता है, तो जैसे हम बात करें इस समय ज्वेलरी सेक्टर में बात करें, ज्वेलरी सेक्टर में अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो 31% उसका बिजनेस अपडेट आया और Q1 में भी वही था। अगर PN गाडगिल की बात करें तो PN गाडगिल का पहले जो Q1 FY26 में 6% का ग्रोथ था, अभी उसका जो 65% के लगभग ग्रोथ आया। और अगर देखें तो इसमें अगर हम टाइटन का देखा तो टाइटन का भी 20% का ग्रोथ आया। तो इसमें सबसे बेस्ट कंपनी कौन होने वाली है भाई, देखो कल्याण ज्वेलर्स पहले से कर रहा है, उसका फंडामेंटल भी बढ़िया, और अभी एक क्वार्टर में PN गाडगिल है। तो आप इस प्रकार के स्टॉकों को देखते रहिए और इसमें कौन बढ़िया करने वाला उसके साथ रह सकते हैं। जैसे PC ज्वेलर्स है, PC ज्वेलर्स एक टर्न ऑन बिजनेस है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसका ग्रोथ कितना 63% है और Q1 FY26 में कितना था 80%। तो वो भी लगातार ग्रोथ कर रहा है और अपना डेट को चुकता कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो चीज होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मेरा कहने वाला किसी पोर्टफोलियो को आपको मैनेज करना है तो ये आपको आना चाहिए, चर्निंग करना बहुत जरूरी होता है। और कोई स्टॉक हमारा सगा नहीं होता, क्योंकि हम तो बाहर बैठे, बिजनेस तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंपनी कर रही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है हमें तुरंत उस स्टॉक से निकल जाना और जो बढ़िया स्टॉक हमारे पास रखे हमें हमें निवेश करना है। तो ये चीजें रणनीति होनी चाहिए अगर आपकी इस प्रकार की। और एक चीज और बता दो, जो ट्रेडिंग है पूरा वो एक साइकोलॉजिकल काम है, ना कि लॉजिकल। तो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे साइकोलॉजिकल बहुत मजबूत होने, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है उसके स्टॉक मार्केट। अगर आप इक्विटी मार्केट में लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिक से काम नहीं चलेगा, यहाँ साइकोलॉजी से काम होता है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है और साइकोलॉजिकल बिजनेस है, ना कि लॉजिकल। तो लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगाना, केवल साइकोलॉजी लगानी है, कॉमन सेंस जनरेट करना। तो कॉमन सेंस ये कहता है जो चीज खराब हो वो उसके साथ नहीं लेनी। हाँ, उसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो देख लीजिए, एक क्वार्टर देख सकते हैं, अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपको बहुत सारा पैसा बना के दिया, तो एक क्वार्टर देख लीजिए, उसका रिजल्ट बढ़िया रहा, अगले क्वार्टर में खराब आता है तो उससे बाहर निकल जाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप लॉस नहीं करना। और दूसरी बात आती है पोर्टफोलियो मैनेज के लिए कि कितने स्टॉक रखने चाहिए हमें अपने स्टॉक में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, अगर 4 5 10 स्टॉक रखेंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, तो कम से कम 20 से 30 के बीच में स्टॉक रखनी चाहिए।
20 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से मतलब ज्यादा कर लो तो वो भी ज्यादा सही नहीं। तो 20 से 30 के बीच में स्टॉक आपके पास होनी चाहिए। अब उसमें जो भी आपकी जो कैपिटल है, देखिए लिमिटेड होती है कैपिटल, हर किसी की लिमिटेड होती है। तो कहने का हमें चर्निंग करते रहना चाहिए। जो स्टॉक बढ़िया कर रहा है तो उसमें और रिवार्ड करना चाहिए, और जो स्टॉक खराब है उससे पैसा निकालना चाहिए, तो उसमें डालते रहना चाहिए। और जो स्टॉक खराब है उसे बाहर कर दो और नए स्टॉक एंट्री करो। और जिनके आपको पैसा नहीं है तो मैंने आपको जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक है जो आपको पता है कंपनी बढ़िया करे, उनका एक वॉच लिस्ट बना लीजिए और उनका एक एक शेयर आप खरीद के अपने डिमेट अकाउंट में रख सकते हो। उसमें क्या है, किसी स्टॉक को बाहर निकालना हो तो उसमें से एक एंट्री कर लो जो बढ़िया। तो 20 से 30 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और कम से कम आपके मतलब जो वॉच लिस्ट है उसमें कम से कम 10 या 15 स्टॉक बढ़िया से छाट के रखने चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई स्टॉक निकालना हो तो उसको एंट्री दे देना। ना कि उसमें ये नहीं कि कैपिटल आपके पास पड़ी और एक महीने बाद देखेंगे, नहीं भाई, एक महीने में तो आपका जो पैसा है वो तो पड़ा रहेगा, उस पर फिर आपका जो कैपिटल का लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली जाएगी फिर उसमें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको नहीं देना। अपॉर्चुनिटी को जैसे कोई स्टॉक बाहर करें उसका जो अमाउंट आपका खाली हो तुरंत दूसरा स्टॉक आप अंदर आइए। तो ये एक पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हैं बढ़िया से अपने आप से, और एक बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। पैसा नहीं बनाना, वेल्थ का क्रिएशन करना और मल्टी बैगर स्टॉक। दूसरी बात आती है कि कोई स्टॉक अगर महंगा हो जाए, एक चीज और गलती करते हैं, कोई स्टॉक आपने खरीदा और वो 200 से 400 रुपए हो, तो आप क्या करेंगे, उस स्टॉक को बेचने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये नहीं करना भाई, स्टॉक को बेचना नहीं है। आप उसका देखिए, कोई भी कंपनी है उसका रेट बढ़िया है तो उस स्टॉक को बेचना, उसके साथ रहना, उसमें और पोजीशन बढ़ा सकते हैं, ये नहीं करना। अगर कोई स्टॉक कब बेचना, जब स्टॉक खराब करने लगे, उसका मैनेजमेंट खराब हो, जैसे बीएलएस इंटरनेशनल की बात करूं, उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसे अब बीच में निकल जाएगी। केआरबीएल में अगर मैनेजमेंट का इशू हो गया उससे निकल जाएगी। जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का था, उसमें देखिए उसका मैनेजमेंट छोड़ा चला गया और 1000 से स्टॉक सीधे 500-600 पे आ गया। तो इस प्रकार के बिजनेस में नहीं रहना ना। तो जब इस प्रकार की चीजें करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कहने वाला खराब बिजनेस को बाहर निकाल लीजिए और अच्छे बिजनेस को अंदर लाइए। तो ये तो करना ही पड़ेगा। और यदि कोई स्टॉक बढ़िया कर रहा है तो उसमें और पैसे डालते सकते हैं और रिवार्ड करती जाए, तो और ज्यादा पैसा कमा के देगा। तो ये ना करें कि जो बढ़िया स्टॉक उसे बेच रहे हैं ना, जो खराब स्टॉक है उसे बेचना है, उसे नहीं करना। बढ़िया स्टॉक है तो आपको रहना ही, और उसमें मतलब और पैसा ऐड कर सकते हैं, उसको और रिवार्ड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू एडिशन आपको किएगा और आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं, और जो चीजें मैंने बताई वो जरूर फायदा करेगा। और यदि आपको लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें मार्केट में चली है और भाई इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं टीवी पे, दुनिया के सोशल मीडिया पे, लेकिन आप जो मैंने आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना, एक स्टॉक, किसी कंपनी के स्टॉक को एक एक बाय करके देख लीजिए और उसमें प्रयास करिए और फिर चीजें ट्रैक करिए और चीजें समझ आ जाएंगी। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल गेम है, कॉमन सेंस और साइकोलॉजी का गेम है पूरा स्टॉक मार्केट, बढ़िया से। और पढ़ते रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं, कौन कॉलर पीपीटी पढ़िए, बिजनेस के बारे में पढ़िए, पैसा लगाना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और मैंने आपको बताया, जब किसी चीज की केयर नहीं करेंगे तो वो आपकी केयर नहीं करेगा। तो ऐसी स्टॉक मार्केट है, जब आप उसको एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं बनेंगे, एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, बिजनेस को ट्रैक नहीं करेंगे, अपडेट नहीं देखेंगे बिजनेस, तो फिर वो आपको लॉस कर देगा और उसका कोई रास्ता नहीं। तो इसी के साथ बात खत्म करके जय हिंद जय भारत। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में और बढ़िया वीडियो मिल सकते हैं। तो बात खत्म करते हैं, जय हिंद।